बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू जावा कोर्स। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो है कि जावा के जो बेसिक है वो हम कवर कर लें। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि जावा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जावा हमारे पास है क्या और ये एक्चुअली किस पर्पस के लिए बने। तो जावा हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम बैकएंड का कोड करते हैं। सही है, एक हमारे पास होती है फ्रंट एंड और एक हमारे पास है बैकएंड। लेकिन जावा ज़्यादातर फेमस है बैकएंड के लिए। जो फ्रंट एंड उसका एक फ्रेमवर्क है वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन सबसे जो हमारा मेन टास्क होगा वो इसमें हमारे पास क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी। सही है, तो जावा हमारे पास क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी जो हमारे पास जावा है वो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सारी की सारी चीज़ें किसके फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस के फॉर्म में होती है। और जावा हमारे पास क्या करते हैं, बाइट कोड जनरेट करते हैं। और जावा हमारे पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस या और जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस है। क्यों? क्योंकि ये जो कोड करते किसके थ्रू करते हैं, जेवीएम के थ्रू, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा सिक्योर है। और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास क्या करते हैं, बाइट कोड जनरेट करते हैं। सही है, तो आज का जो हमारा टास्क होगा वो हमारे पास होगी कि देखते कि हमारे वेरिएबल क्या चीज़ है। यहाँ पर मैंने एक ग्रुप मैप तैयार की है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेरिएबल हमारे पास क्या चीज़ है, डेटा टाइप हमारे पास क्या चीज़ है, ऑपरेटर्स हमारे पास क्या चीज़ है और कीवर्ड हमारे पास क्या चीज़ है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स की बात करते हैं। एक हमारे पास होते हैं वेरिएबल और दूसरे हमारे पास होते हैं आइडेंटिफायर। वेरिएबल क्या चीज़ है और आइडेंटिफायर क्या चीज़ है, दोनों सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वेरिएबल हमारे पास एक्चुअली एक बॉक्स क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर, और जो आइडेंटिफायर है वो उस बॉक्स का नाम हमारे पास क्या है, वेरिएबल आइडेंटिफायर कहलाते हैं। हम इंशाल्लाह ये आगे पढ़ेंगे कि मैं कोड के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा कि वेरिएबल अब यहाँ पर कौन सा है और डेटा टाइप आइडेंटिफायर हमारे पास क्या चीज़ है। दूसरा जो हमारा मेन टास्क है वो है डेटा टाइप। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास डेटा क्या होती है और डेटा टाइप क्या होती है। डेटा हमारे पास कहलाते हैं कि ये रा फैक्ट्स और फिगर्स होती है जिसकी कलेक्शन से हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब इन जो रा फैक्ट्स और फिगर है इनको हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किए, तो उनको हम बोलते हैं डेटा टाइप। अब जावा में हमारे पास दो तरह की डेटा टाइप होती है, एक हम उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो हमारे पास कौन से डेटा टाइप होते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये हमारे पास कौन से डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो हमारे पास वो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं स्टोर करता, वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करते। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हो गया, इसके अलावा एरेज हो गए। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, दो मेनली दो तरह के हो, एक हमारे पास होते हैं लॉजिकल और एक हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम कोई लॉजिक अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कोई एफएल्स आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वहाँ पर हम जब कंडीशन लगाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हम हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो जावा के अंदर कीवर्ड्स बहुत सारे हैं। वो कीवर्ड्स जो इसको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, और इन जो जेवीएम होते हैं या जो जावा की अपनी आईडी होती है उसको पता होता है कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो इसको हम रिजर्व वर्ड भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इसके अलावा मेन हो गया या डबल हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स है। इसको हम क्या करते, एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एफएल्स और ये सारे ये डेटा टाइप और ऑपरेटर्स और ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। तो मूव करते अपनी इम्प्लीमेंटेशन की साइड पर।
इससे पहले वाला जो पोर्शन था उसमें हमने जावा की थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ी थी। तो अभी स्टार्ट करते इम्प्लीमेंटेशन के। जो हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे चलते हैं। सही है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कौन सी आईडी को यूज़ करना है। सही है, तो अगर आप लोग बिगनर लेवल पर हो तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट जो है ना नेटबीन है, जो जावा की अपनी आईडी है। इसके अलावा आप लोग इंटेलीजे पे भी कर सकते हो और वी एस कोड पे भी कर सकते हो। मैं खुद ज़्यादातर इंटेलीजे यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभार नेटबीन को भी यूज़ करता हूँ। सही है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ, जावा बेसिक्स के नाम से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। सही है, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट बन गया। सही है, सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से एंटर कर देते हैं और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। सही है, देखते कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं आज के लेक्चर में। वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने डेटा टाइप के ऊपर थोड़ी बहुत बात की थी, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और कीवर्ड्स के बारे में। तो इन चारों को कवर करना है। सही है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल हमारे पास क्या चीज़ होती है? जावा में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। उसकी डिटेल में ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बताऊंगा कि हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो एक्चुअल वैल्यू स्टोर करते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव है वो हमारे पास क्या स्टोर करते हैं, मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास हो गया इंटीजर है, इसके अलावा हमारे पास है फ्लोट है, उसके बाद हमारे पास आ जाते बूलियन, करेक्टर, चार है, डबल है। ये हमारे पास क्या है, कौन कौन से डेटा टाइप है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर करते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग है, एरेज है, इसके अलावा एरे लिस्ट है, इंटरफेसेस है। ये हमारे पास क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो सबसे पहले थोड़ी सी वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं कि वेरिएबल हमारे पास किस तरह वैल्यू स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंट। एंट हमारे पास क्या है? एक्चुअली डेटा टाइप है। जो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है एक्चुअल में। सही है, और ये जो चीज़ें ये हमारे ये है नॉन प्रिमिटिव स्ट्रिंग, एरेज लिस्ट और एरे इंटरफेसेस है। और प्रिमिटिव हमारे पास एंड, फ्लोट, बूलियन, करेक्टर और डबल है। सही है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंट ए इज़ इक्वल टू 90। मैंने कर लिया, तो एक्चुअली हमारे पास क्या हो गया? मैं अगर आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी ग्राफिकली इसको बना दूँ कि बैकएंड पे हमारे पास क्या सीन होता है। सही है, एक मिनट। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि जब भी मैं लिखता हूँ ए, तो मेमोरी में हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। सही है, तो ये और उसको मैंने जो वैल्यू नाम दे दिया वो हमारे पास एक्चुअली क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर। तो ये ए एक्चुअली हमारे पास क्या है? आइडेंटिफायर है। और इसके अंदर जब मैंने 90 लिख लिया, तो मेमोरी में इसी तरह का एक बॉक्स क्रिएट हो गया और उसको नाम असाइन हो गया ए, और उसके अंदर हमारे पास क्या हो गया? 90 वैल्यू स्टोर हो गई। सही है, और ये इंटीजर हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है? एक डेटा टाइप है। अगर मैं एक दूसरा ले लूँ, डबल बी इज़ इक्वल टू 89 मैंने कर दिया, तो इसी तरह हमारे पास एक डबल वेरिएबल इनिशलाइज भी हो गया और साथ में डिक्लेयर भी हो गया। सही है, अगर मैं सिंपल इस तरह लिख लूँ, फॉर एग्जांपल 4 और साथ में मैं लिख लूँ सी इज़ इक्वल सी लिख लूँ। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? इनिशियलाइजेशन हो गई। सही है, और यहाँ पर हमारे पास दोनों क्या है? इनिशियलाइजेशन भी हो गई और साथ में डिक्लेरेशन भी हो गई। सही है, तो इनिशियलाइजेशन ये हो गया 4C, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इनिशियलाइज किया। और जब मैं लिखता हूँ C इज़ इक्वल टू ए, या सिंपल इस तरह लिख लूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गई? अब ये
डिक्लेरेशन हो गई, सही है। ये इनिशियलाइजेशन और ये डिक्लेरेशन, और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक ही लाइन में हो गया, सही है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया रशीद अहमद, सही है। तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इसने मेमोरी में रशीद अहमद स्टोर नहीं किया, इसने एक्चुअल में रशीद अहमद का एड्रेस स्टोर किया। तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं, सही है। ये था हमारे पास ऑल अबाउट डेटा टाइप्स प्लस वेरिएबल। अब चलते ऑपरेटर्स की तरफ। तो ऑपरेटर्स मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं लॉजिकल और दूसरे हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक। तो लॉजिकल ऑपरेटर इंशाल्लाह हम बात करेंगे एफएल स्टेटमेंट के अंदर, वहाँ आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और समझ भी आएगा। आज हम इसी लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास मैनुअली 5 है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, ये 5 हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सही है। तो एडिशन सबको पता है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डिवीजन के लिए, और मॉड्यूलस रिमाइंडर को जब आप लोगों को रिमाइंडर चाहिए तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूलस यूज़ करते हैं, सही है। तो चलते उसके ऊपर एक दो तीन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दो वैल्यूज़ को मैं ऐड कर देता हूँ, सही है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक डबल, सही है। डबल मैंने डेटा टाइप ले लिया, सम मैंने वेरिएबल नेम ले लिया, और यहाँ पर मैं करता हूँ ए प्लस बी, सही हो गया। मैंने यहाँ पर डबल क्यों ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बी का जो डेटा टाइप है वो है डबल। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर ले लूँ तो ये मेरे पास क्या करेगा, मसला क्रिएट करेगा, सही है। इसलिए मैंने डबल ले लिया। ये एक्चुअली हमारे पास है टाइप कास्टिंग, और टाइप कास्टिंग के थ्रू हमारे पास ये होता है, सही है। ये मैंने ले लिया, और इसको अब मैं क्या करता हूँ, एस आउट करता हूँ, सही है। यहाँ पर आप लोग अगर पाइथन से आ रहे हो तो पाइथन में डायरेक्ट प्रिंट यूज़ होता है डिस्प्ले करने के लिए। अगर आप सी प्लस प्लस से आ रहे हो तो वहाँ पर सी आउट यूज़ होते हैं, और जावा में हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, सिस्टम डॉट आउट, सही है। ये मैंने ले लिया, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को कॉल कर देता हूँ, इस सम वाले वेरिएबल को कॉल करता हूँ। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, और इसको मैं जाके रन कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास रन हो गया 90 प्लस 89। तो आप लोग फिर कैलकुलेशन कर ले कि सही है या गलत है, तो एग्जैक्टली सही होगा, सही है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर राइट तरफ मूव किया, तो ये हमारे पास हो गया एडिशन। अगर आप लोग सब्ट्रैक्शन करते हो तो दोबारा से मैं लेता हूँ डबल सब, और इसको मैं करता हूँ ए माइनस बी किया, सही है। और यहाँ पर दोबारा से एस आउट, और यहाँ पर मैं सबको कॉल कर देता हूँ, सही है। इसी तरह आप लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉड्यूलस आप लोग खुद कर लें। चलो मैं मॉड्यूलस भी करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, ये देख यहाँ पर 0 1 आ रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैं एल लगा लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे ये मूव करें, सही है। तो देखो पहले एडिशन 179 आ गया, और फिर जो सब्ट्रैक्शन है उसका 10 आ गया, सही। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मॉड्यूलस जो रिमाइंडर आ जाए, 90 को जब मैं 89 पे डिवाइड करके मेरे पास जो मॉड्यूलस आ जाता है रिमाइंडर, तो वो वाली वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ डबल डेटा टाइप, और यहाँ पर मैंने लिख लिया मॉड, और यहाँ पर करता हूँ ए। मॉड के लिए आप लोग परसेंटेज का साइन यूज़ करें, सही। बी, और अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, एस आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ मॉड, सही है। तो देख यहाँ पर मेरे पास 179 और फिर 1, और फिर मॉडुलस भी इसका 1 आ गया, सही है। आप लोग डिवीजन कर ले, रिमाइंडर में जो भी चीज़ आप लोग के पास आ जाएगी वो एक्चुअली मॉडुलस कहलाता है, सही है। तो ये था हमारे पास ऑपरेटर्स। अब कीवर्ड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर ये जो एंड है ना, ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड इसलिए क्योंकि आईडी को पहले से या कंपाइलर को इसका ऑलरेडी पहले से पता है कि ये रिजर्व वर्ड है, और ये हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, सही है। मैं एक आप लोग को दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया डबल, और मैं वेरिएबल नेम यहाँ पर लेता हूँ इंट इज इक्वल टू 89890। तो ये देख यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है,
एरर आ रहे, और यहाँ पर मैं अगर लोकेशन पे चला जाऊँ तो मुझे ये बहुत सारे वो देंगे कि आप इस तरह ले सकते कि इंट आई इज़ इक्वल टू 809। तो मुझे सजेशन दे दी कि आपने ये जो इनिशलाइजेशन और डिक्लेरेशन के ये ठीक नहीं किया है, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कीवर्ड्स हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ओके थैंक्स। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। कंट्रोल फ्लो, जिसमें हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं, इफ एल्स स्विच लूप्स और ये सारी चीज़ें। ओके थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। अच्छा, तो अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एफ एल स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इंशाल्लाह आने वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम क्या कवर करेंगे, एफ एल स्टेटमेंट को। एफ एल स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और स्विच भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारे पास लूप आ जाते हैं। तो बात करते हैं एफ एल स्टेटमेंट और स्विच के बारे में। थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूँ कि इफ एल स्टेटमेंट और स्विच दोनों एक ही काम कर देते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इफ एल्स जो है ना वो थोड़ा सा टाइम के लिहाज से एफिशिएंट नहीं है, और स्विच हमारे पास टाइम के लिहाज से थोड़ा सा एफिशिएंट है। स्विच का काम ये है कि जब भी इसको कंडीशन मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, बाकी सारी कंडीशन को स्किप करके उसी जो कंडीशन हमने प्रोवाइड की है और यूज़र ने जो कंडीशन चूज़ किया उस पर डायरेक्ट जंप कर देते हैं। लेकिन इफ एल्स में हमारे पास क्या होता है, लाइन बाय लाइन एक एक कंडीशन को चेक करके जो कंडीशन यूज़र ने उसको बताया होगा तो फिर उसके बाद वहाँ पर चला जाता है, मतलब कि हर एक कंडीशन को चेक कर देते हैं। सही है, तो स्टार्ट कर देते हैं। चलते वी एस कोड की तरफ, सॉरी इंटेलिजे। तो यहाँ पर मैं ये जो बाकी का कोड था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास इफ एल्स काम किस तरह करते हैं। सही है, तो एक काम करते हैं, आज ऐसा करते हैं कि यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं। सही है, तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी जिसका नाम हमारे पास है स्कैनर। स्कैनर के थ्रू हम क्या करते हैं, जावा में यूज़र से वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटेल डॉट, एक तो स्कैनर है लेकिन आप लोग स्टेरिक डाल दो तो आपके पास बहुत सारी जो लाइब्रेरीज़ है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं। सही है, एक स्टेरिक के साथ। तो मैंने स्टेरिक ले लिया। अब क्या कर, मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो जावा है वो हमारे पास क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर मैंने जावा जो स्कैनर है उसकी लाइब्रेरी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। अब स्कैनर का एक क्लास बनाना होगा और उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास को मैंने कॉल कर दिया, और एक स्कैनर यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है इस स्कैनर का, और यहाँ पर न्यू और स्कैनर। सही है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सिस्टम डॉट इन। सही होगा, न्यू स्कैनर के साथ हमारे पास जो स्कैनर क्लास था इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इस सी के नाम से। सही हो गया। अब क्या करते, एफ एल स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते, एक प्रोग्राम रन कर दे कि हमारे पास एफ एल स्टेटमेंट क्या किस तरह काम कर दे। चलो यहाँ पर इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पर कोड करते हैं। सही, मैं चाहता हूँ कि यूज़र से मैं एक नंबर ले लूँ और उसको मैं चेक कर लूँ कि मेरे पास ये इवन है या ऑड है। तो ये सिंपल हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ कि एंटर आ नंबर। सही, यहाँ पर मैंने एक मैसेज, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो मेरे पास ये वाला मैसेज आएगा। सही है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंट मेरा डेटा टाइप हो गया और नम मेरे पास वेरिएबल हो गया। सही है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब इसी स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट है इसी के थ्रू मैं क्या करूँगा, यूज़र से वैल्यू लूँगा और इसी ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। क्यों मैंने यहाँ पर इंट यूज़ किया, क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। सही है, तो मैंने यहाँ पर इंटीजर ले लिया। सही है,
और यहाँ पर आगे भी मेरे पास जो डेटा टाइप था वो मैंने कौन सा डिक्लेयर किया, इंटीजर वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर sc.next int। अगर आप लोग को स्ट्रिंग चाहिए तो यहाँ पर लिख ले स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू sc.next, नेक्स्ट सिर्फ लिख ले या नेक्स्ट लाइन लिख ले, दोनों एक ही काम करते हैं, सही है। और अगर डबल चाहिए तो डबल के साथ आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सही है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ ये वाला जो नंबर है अगर ये 2 पे डिवाइड होके आगे रिमाइंडर 0 आ जाए तो ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इवन। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ नम मॉडुलस, मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडुलस हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिमाइंडर को, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडुलस। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया इफ़ मॉडुलस, इफ़ नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, तो मुझे क्या रिटर्न करो, इवन नंबर, और साथ में वो वाला नंबर भी चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा प्लस नम, सही है। अगर इसके अलावा कोई और आ जाए तो एल्स में हमारे पास क्या आ जाए, ऑड, ऑड नंबर, सही है, और साथ में वही नंबर भी। तो कंडीशन का क्या मतलब होगा कि जब यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया ये 2 पे डिवाइड होके और रिमाइंडर हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, इवन नंबर। और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर, सही है। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 करता हूँ, तो देखो ये मेरे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, सही है। 3 के लिए चेक करते तो 3, तो ऑड आ रहा है। तो ये है हमारे पास इफ एल्स। अब अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाए, ये तो हमारे पास 2 कंडीशन है, सही है। अगर मल्टीपल कंडीशन आ जाए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स इफ, सही है। मल्टीपल कंडीशन किस तरह यूज़ करते, उसका भी एक प्रोग्राम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो ग्रेड का सिस्टम है वो तो थोड़ा सा एक दो स्टेप में करा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर ले ताकि आप लोग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र जैसी भी अपना परसेंटेज एंटर कर ले तो अपने परसेंटेज के हिसाब से उसको ग्रेड फाइंड कर ग्रेड शो हो जाए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंटर यूर परसेंटेज, सही है। अब इफ़ ये जो नंबर है, इफ़ नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 100 एंड, अब यहाँ पर मैंने जो आप लोग को लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था तो ये हम बताया था, तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आ गए। एंड हमारे पास किसके यूज़ होते हैं, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो तब उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रू आता है। और किसके, कि 2 कंडीशन में से या 3 कंडीशन 4 जितनी भी कंडीशन हो उसमें अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो उसका आंसर हमारे पास ट्रू आ जाता है, सही है। तो मैंने यहाँ पर एंड लगा लिया, एंड नम ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो इसको क्या शो कर लो, एस आउट यूर ग्रेड इज ए, सही है। और अब हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन आ जाते हैं, एल्स की तरफ हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, सही है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एल्स, एल्स इफ, सही है। और नंबर इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन कर देते हैं, सही है। सॉरी, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 करते हैं एंड नम लेस देन 90, सही है। तो इसको क्या कर दो, एस आउट यूर ग्रेड इज बी, सही है। और इसी तरह आप लोग 2-3 और भी कंडीशन लगा सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन आ जाए तो बस सिंपली इसको क्या कर दो, एस आउट पास लिख लो, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल्स इफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, सही है। इफ एल्स के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन लगा सकते हैं, और जो एल्स इफ है उसके थ्रू हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रेड के ऊपर लगा लिया, सही है। तो रन करते प्रोग्राम, यहाँ पर सबसे पहले मैं 100 और
90 और 100 के दरमियान एक नंबर एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 89 एंटर करता हूँ, 98 सॉरी, तो ग्रेड ए आ गया। अब क्या करते हैं, जो ग्रेड बी है 80 और 90 के दरमियान 88 में एंटर करता हूँ, तो मेरे पास ग्रेड बी आ गया। और इसी तरह 80 से बिलो को करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं से 76 एंटर करता हूँ, तो मेरे पास पास आ गया। तो इसका मतलब है कि एलज़िफ हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं। सही, इस पे आप लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम ट्राई कर ले तो आप लोगों को और भी बेहतर समझ आ जाएगा। सही है, इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोग को रूट मैप प्रोवाइड करूँगा और बताऊँगा कि कोड एक्चुअली किस तरह हो रहा है। बाकी कोडिंग अगर आप लोगों ने सही प्रॉपर सीखनी है तो उसके लिए आप लोग जो है ना, आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आप लोग के लिए फिर बहुत मुश्किल होगा। सही है, ये तो हमारे पास हो गया एफएल्स। चलते हैं स्विच की तरफ। सही है, स्विच की तरफ चलते हैं। स्विच मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया कि स्विच एफिशिएंट है, एफिशिएंट टाइम के लिहाज से एफिशिएंट है, लेकिन अब ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता। लेकिन जावा में स्विच का एक कॉन्सेप्ट है। स्विच क्या काम करते हैं, जब भी उसको डायरेक्ट वो मिल जाते हैं, एक कंडीशन हमने प्रोवाइड की और वो कंडीशन उसको मिल जाती है, तो वो डायरेक्ट उसी कंडीशन पे जाके जंप कर देते और बाकी जितनी भी कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। लेकिन एफिल्स क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन एक एक कंडीशन को चेक कर देते हैं। सही है, तो स्विच के ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यूज़र फॉर एग्जांपल एक 1 एंटर कर ले तो एडिशन हो जाए, 2 एंटर कर ले सब्ट्रैक्शन, 3 एंटर कर ले मल्टीप्लिकेशन, 4 एंटर कर ले डिवीजन, और उसके बाद जो भी आपके पास आ जाए तो वो मतलब एक सिंपल छोटा सा कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट इसमें कर देते हैं स्विच में। सही है, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर यूज़र से एक चॉइस ले लेता हूँ। सही है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट और यूज़र सी एच चॉइस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंड। सही है, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी, प्लीज़ एंटर आ नंबर बिटवीन 1 to 4। सही है, ये स्टेटमेंट हमारे पास आ जाए। यहाँ पर ये एरर हटा देते और ये आए। सही है, अब यहाँ पर कंडीशन हम लगा लेते हैं स्विच के थ्रू। सही है, तो स्विच में हमारे पास क्या आ जाती, केसेस आ जाती। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्विच और यहाँ पर यूज़र चॉइस कर देता हूँ। सही है, यूज़र चॉइस क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा वेरिएबल चूज़ किया, यूज़र चॉइस। तो यहाँ पर मैंने कर दिया यूज़र चॉइस। अब यहाँ पर केस केस 1 हमारे पास क्या होगा, यूज़र चॉइस में केस 1 हमारे पास क्या होगा, केस 1। तो यहाँ पर हम क्या कर देते, एक दो वेरिएबल ले लेते और उनको ऐड कर देते। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट num1, या चलो बाहर से जो है ना दो वेरिएबल ले लेते, इंट num1। सही है, और एक ही लाइन में इनिशलाइजेशन सब कुछ कर देते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट एंट। सही है, और एंटर num2 इज़ इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंट। यहाँ पर एक मैसेज भी डिस्प्ले करूँगा कि एस आउट एंटर आ नंबर, ये आ जाए। और यहाँ पर एक दूसरा मैसेज भी आ जाए, एंटर ए नदर नंबर। सही है, और यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देते। अब अगर यूज़र चॉइस हमारे पास 1 के बराबर हो, केस 1, तो फिर क्या कर लो, यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल ले लो, एंड सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। सही हो गया, और यहाँ पर एस आउट और सम करो। सही है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ब्रेक लगानी है। अगर ब्रेक का कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे तो आपके पास जितने भी कंडीशंस होंगे वो सारे के सारे आपके पास एग्जीक्यूट होंगे। सही है, तो इस चीज़ का ध्यान आप लोगों ने रखना है। ये मेरे पास केस 1 हो गया। केस 2,
ये केस 2 आ गया। केस 2 में हमारे पास क्या होगा, एंड सब इज इक्वल टू num1 प्लस num2, सॉरी यहाँ पर माइनस है, num1 से क्या कर लो num2। अगर यूज़र चॉइस जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर ले लिया, अगर यूज़र ने 2 को एंटर किया तो हमारे पास क्या हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, और एस आउट सब की जो भी वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास आ जाए। इसके बाद दोबारा से क्या करना है, ब्रेक लगानी है। सही है, यहाँ पर केस 3 को करते हैं, केस 3, और यहाँ पर एंट मल इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2। सही है, एस आउट और यहाँ पर मल, और दोबारा से ब्रेक की वर्ड, ताकि बाकी जो भी स्टेटमेंट है, जो भी केसेस है, वो हमारे पास एग्जीक्यूट ना हो जाए। सही है, और यहाँ पर कर देते एंट और डिव, इसमें हमारे पास num1 डिवाइडेड बाय num2। सही, और लास्ट में इसको डिव की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो डिव को मैंने एस आउट कर दिया और यहाँ पर भी ब्रेक। अब अगर इसके अलावा कोई और वर्ड आ जाए डिफ़ॉल्ट, जिस तरह हम हमारे पास जब कंडीशंस ख़त्म हो जाते तो एफ एल्स में हम क्या करते, एल्स लगा लेते। यहाँ पर स्विच के केस में आप लोगों ने क्या लगाना है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट केस में मैं लिखता हूँ कि प्लीज़ एंटर बिटवीन 1 to 4। अगर कोई 4 के अलावा नंबर चूज़ कर ले तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। सही है, तो हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट डन हो गया। एक बार रन करके देखते हैं। सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट केस है, या चलो वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, 1 को प्रेस कर देता हूँ, 334 और 12, तो हमारे पास एडिशन वाला केस केस 1 रन हो गया। अब 2 को करते हैं, 2 को मैंने, और यहाँ पर 3 और 2, तो सब्ट्रैक्शन वाला केस हमारे पास रन हो गया। इसके बाद 3 वाला करते, 3 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6, मल्टीप्लिकेशन वाला केस रन हो गया। अच्छा, इसके बाद कर देते 4, तो यहाँ पर 4 और कर देता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर मेरे पास 2 आ गया। चलो डिफ़ॉल्ट केस चेक कर देते कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास काम कर रहा है या नहीं। मैं 4 के अलावा कोई और नंबर चूज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पर तो खैर मुझसे तो नंबर ये एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाएंगे। सही है, तो देखो प्लीज़ एंटर बिटवीन 1 to 4, ये मेरे पास ये जो नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो जेवीएम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पर तो मुझसे नंबर तो यूज़र चॉइस तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन ये जो दो नंबर मैं ले रहा हूँ ना एज ए यूज़र, तो ये मैंने यहाँ पर स्विच के अंदर नहीं लिए, स्विच से बाहर मैंने लिए, तो मेरे पास ये जो दो नंबर है ये तो एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसके बाद इन दो नंबर के ऊपर जो है ना, यूज़र चॉइस के मुताबिक क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। तो यूज़र चॉइस मेरे पास 5 था, तो इसलिए मुझे कौन सा मैसेज आ गया, डिफ़ॉल्ट में जो भी मैसेज था वो मेरे पास शो हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट if else एंड स्विच स्टेटमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी टास्क है वो हमारे पास क्या है, लूप्स। लूप्स किस लिए यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, कौन कौन से लूप्स हैं, तो ये 2-3 लूप्स हमारे पास है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लूप। तो देखते हैं कि लूप किस लिए यूज़ होते हैं और हमारे पास इसका पर्पस क्या है। तो पहले तो जानते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ लूप है, 3। एक है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो लूप हमारे पास यूज़ होते हैं रिपीटिशन के लिए। अगर हमें एक स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होते हैं लूप। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 1 से लेके 10 तक
नंबर को प्रिंट करना है, सही है। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर लूप नहीं होते तो हम क्या करते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1 और फिर इसी तरह 2 3 अप टू 10, सही है। तो इस रिपीटिशन को, इससे हमारा कोड भी बहुत लेंथी हो जाता है, टाइम भी एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा लेता है। ये तो मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। तो इसी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास लूप का कंसेप्ट आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर लूप किस लिए यूज़ होते हैं, और उसके बाद हमारे पास वाइल लूप आ जाते हैं, और उसके बाद डू वाइल लूप आते हैं, सही है। तो फॉर लूप को सबसे पहले देखते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह है कि लूप के अंदर हमारे पास कंडीशन इनिशियलाइजेशन भी आ जाती है, कंडीशन भी आ जाते हैं, और साथ में इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। इनिशियलाइजेशन के लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, कंडीशन कहाँ पर एंड करना है, और इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि लूप को हम किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर लूप ले लूँगा, सही है। फॉर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं लिखता हूँ कि इंट आई कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से, और कहाँ तक जाए, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, के 10 तक चला जाए। और अब क्या करना है, एक एक को इंक्रीमेंट करना है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अप टू 10 आ जाए, सही। तो मैं यहाँ पर करता हूँ आई प्लस प्लस, और यहाँ पर अब मैंने नंबर कौन से वेरिएबल में स्टोर किए, आई में। तो यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर मैं आई को कॉल कर देता हूँ, सही है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो, 0 से लेके 10 तक हमारे पास नंबर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि 1 और फिर 2 और फिर 4 इस तरह आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, I2 करना है, 3 करना है, जिस तरह जितनी नंबर आप लोगों ने स्किप करने, तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, सही है। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं 10 से लेके 0 तक, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर लूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर आके फॉर इंट आई को अब मैं कहाँ से इनिशियलाइज करूँगा, 10 से, सही है। और कहाँ तक जाना है, आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में कर देता हूँ, सही है। और यहाँ पर आई माइनस 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 माइनस, क्यों, क्योंकि 10 से एक एक माइनस होगा, सही है। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ एस आउट 1, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब रन करता हूँ। तो 10 से लेके अब हमारे पास 1 तक आ गया। ये तो था हमारे पास फॉर लूप का एक सिंपल सा प्रोग्राम। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर लूप के थ्रू क्या कर लूँ, टेबल को प्रिंट कर लूँ, सही है। तो उसको देखते हैं। यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल 2 का टेबल प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंट आई इज़ इक्वल टू 2 में कर देता हूँ, सही है। मैंने ये कर दिया। अब या चलो एक काम कर देते कि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करते, क्यों, क्योंकि इसका इनिशियलाइजेशन और कंडीशन सब कुछ एक ही लाइन में होता है। तो इंट आई इज़ इक्वल टू 0 और आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। आप आई के जगह कोई और नेम भी ले सकते हैं, सही है। ये एज ए वेरिएबल यूज़ हो रहा है यहाँ पर, आई प्लस प्लस। और अब मुझे क्या चाहिए, 2 का टेबल चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मतलब सिंपली आई के साथ क्या करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा। तो आई मल्टीप्लाई बाय 2, सही। इसको रन करके देखें तो देखो हमारे पास 2 4 6 8 10 अप टू 20 हमारे पास आ गया, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, मतलब सही फॉर्मेट में आ जाए। तो उसको हम क्या कर देते हैं, वाइल लूप के थ्रू कर देते हैं, सही है, फॉर्मेट को। अब आते हैं वाइल लूप की तरफ चलते हैं। तो वाइल लूप हमारे पास कब भी यूज़ होती है, जब हमें इनफाइनाइट एक लूप को चलाना हो। तो या हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि हमें कंडीशन का पता नहीं हो कि ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, सही है। तो जब हमें कंडीशन का पता नहीं हो तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं, सही है। और वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है कि इसका जो इनिशियलाइजेशन होती है, जहाँ से स्टार्ट करना है, वो लूप से बाहर होता है, कंडीशन लूप वाले स्टेटमेंट के अंदर होती है, और जो इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन है वो लूप के बॉडी के अंदर होती है, सही है। तो देखते, अब इसी 2 का टेबल को मैं जो है ना, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, उसी फॉर्मेट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ, शो करवाता हूँ, लेकिन वाइल लूप के थ्रू। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जे को इनिशियलाइज करता हूँ, जे इज़ इक्वल टू 0,
अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, वाइल लूप आएगा, सही है। जे को कहाँ तक जाने, जे इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये मेरे पास कंडीशन लूप के अंदर आ गई। और इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसको 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 उसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो मैं सिंपली एस आउट लिखूंगा। अब सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 के लिए मैं क्या करूंगा, मतलब 2 तो हर बार आएगा, 1 2 3 जो है ना चेंज होगा। तो 2 को मैं एज इट इज लिखता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो आएगा, तो उसके लिए मैं एक्स यूज करता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 और फिर 2 फिर 3 इस तरह आएगा। तो वो सारे नंबर मैंने कहाँ पर स्टोर किए, जे के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस और जे को कॉल करूँगा, सही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इक्वल लगाना है और आखिर में जो रिजल्ट है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लिखूँगा और यहाँ पर इक्वल। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो 2 का टेबल चाहिए, तो 2 का या 3 का जो भी आप लोगों को चाहिए वो नंबर आप लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे 5 का चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 5 पास कर देता हूँ, सही है। ये तो मेरे पास आ गया सारा का सारा फॉर्मेट। और अब क्या करना है, जो इंक्रीमेंटेशन करना है, मतलब एक एक ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर मैंने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया, जे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जे प्लस प्लस। एक तो ये तरीका है, और आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जे इज इक्वल टू जे प्लस वन, ये भी कर सकते हो। दोनों सेम टू सेम है, सही है। लेकिन ये जो पहला वाला है ये ज़्यादा अच्छा है, ये दूसरा भी अच्छा है। जो भी आप लोग यूज़ करना चाहते हो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सही है। इसको मैंने कमेंट कर दिया और इसको हम रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने रन कर दिया, ये देख यहाँ पर 2 आ रहे हैं और जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 10 इस तरह आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। और मैं कौन सा टेबल प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर आंसर में, 5 का। तो हम सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 करूँगा, सही है। अब जाके दोबारा से रन कर देते। तो 5 0 ज़र 0, 5 1 ज़र 5 अप टू 10 तक हमारे पास आ गया। तो ये था हमारे पास वाइल लूप। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डू वाइल। तो डू वाइल लूप जो उसका सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह है कि डू में हमारे पास जो है ना स्टेटमेंट आ जाती है, और वाइल में सिंपली हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अगर मैं ऐसा कर लूँ कि मुझे 10 तक डू वाइल लूप के थ्रू जो है ना नंबर को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डू में मेरे पास जो भी स्टेटमेंट हो वो आ जाएंगे, और उसके बाद वाइल में कंडीशन आ जाएंगे। वैसे हम डू वाइल लूप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन अब जावा में है तो क्या कर ले, एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंड के इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर कर देता हूँ डू। डू में क्या आ जाए, एस आउट एक स्टेटमेंट आ जाए कि यहाँ पर डू वाइल लूप, ये मैसेज मुझे शो हो जाए। और उसके बाद जो है ना के में एक एक इंक्रीमेंट भी हो जाए, सही है। और कहाँ तक आ जाए, वाइल के लेस देन और इक्वल टू 5 कर देते हैं, सही है। और इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, सही है। अब जाके इसको रन कर देते हैं। तो देखो डू वाइल मेरे पास कितनी बार आ गया, 5 टाइम। यहाँ पर एक काम कर देते हैं, के को भी कॉल कर देता है कि हमारे पास नंबर भी आ जाए, सही है। और यहाँ पर इसको इस तरह कर देते हैं। तो 0 से स्टार्ट होके 5 तक हमारे पास आ गया। तो डू वाइल लूप वैसे हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन सिंटेक्स कुछ इस तरह है, सही है। कि डू में हमारे पास स्टेटमेंट और इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन आ जाती है, और वाइल में उसका जो कंडीशन है वो आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इंशाल्लाह मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन साथ में ऐड करूँगा, तो उस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को बेहतर ही समझ आ जाएगी, सही। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप, और साथ में स्ट्रिंग के जो बिल्टअप कुछ फंक्शन है उसको हम देख लेंगे, सही है। तो सबसे पहले नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ते हैं कि नेस्टेड लूप क्या है और इसका काम क्या है, सही है। तो नेस्टेड लूप का कंसेप्ट हमारे पास तब आ जाता है जब हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह हो कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप भी हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं।
नेस्टेड लूप्स का मतलब भी यही है कि एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप आ जाता है तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आ जाए तो उसको फिर हम बोलते हैं कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। सही है। अब ये नेस्टेड लूप कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो इसमें हमारे पास नेस्टेड लूप में मेनली जो है ना दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास रो आती है और दूसरे हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं। सही है। जब हम डेटा को रोज़ और कॉलम के फॉर्म में इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं। सही है। तो नेस्टेड लूप में मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि रोज़ और कॉलम आ जाती है, तो इसमें दो लूप्स आ जाते हैं। एक को हम बोलते हैं इनर लूप और दूसरे को हम बोलते हैं आउटर लूप। सही है। इनर लूप जो आउटर लूप है उसकी एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप की जितनी भी आइट्रेशन है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सही है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर अब प्रोग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को नेस्टेड लूप का कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 1 से लेके या 0 से लेके या 1 से लेके 5 तक मुझे जो है ना टेबल को प्रिंट करना है। 1 का भी टेबल प्रिंट करना है, 2 का भी प्रिंट करना है, 3 का भी करना है और 4 का भी करना है और साथ में 5 का भी। अगर मैं ये नेस्टेड लूप के बजाय सिंपल लूप से कर लूँ तो मुझे कितने लूप बनाने पड़ेंगे, मुझे तक 5 लूप बनाने पड़ेंगे। सही है। और इसी काम को अगर मैं नेस्टेड लूप के थ्रू कर लूँ तो मुझे कितने लूप जो है ना रिक्वायर्ड होंगे, सिर्फ 2 लूप्स के थ्रू हमारा जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए मैं रोज़ जो है ना, या फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो टेबल है वो 5 तक सिर्फ प्रिंट हो जाए। सही है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने नाम दे दिया रोज़। जैसे कि जो आउटर लूप है वो मोस्टली किस लिए यूज़ होते हैं, रोज़ के लिए, और जो इनर लूप है वो यूज़ होती है कॉलम के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल मैंने या पब्लिक वेरिएबल भी आप लोग बोल सकते हैं, पब्लिक वेरिएबल बना लिया रोज़ के नाम से। सही है। और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया 5। अब जो आउटर लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट, मतलब 5 टेबल मुझे चाहिए तो 5 बार ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 टाइम। मुझे 5 टेबल चाहिए, मतलब 1 से लेके 5 तक टेबल्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, रोज़ पास करूँगा। क्यों? क्योंकि रोज़ में मेरे पास कितनी वैल्यूज़ है, 5 स्टोर है। तो यहाँ पर आप लोग अगर ये डिक्लेयर भी ना कर ले, लेकिन ये इसको हम जो है ना जे लूप के अंदर, मतलब जो इनर लूप है वहाँ पर भी इस रोज़ को हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रोज़ का जो वेरिएबल है वो बाहर ही डिक्लेयर किया। सही है। तो यहाँ पर मैंने रोज़ कर दिया और आई प्लस प्लस। सही हो गया। ये था हमारे पास इनर लूप बन गया। अब आउटर लूप जो सॉरी ये आउटर लूप बन गया, अब इनर लूप की बारी है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर एंड जे इज़ इक्वल टू 1, ये भी 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जे इज़ लेस देन आर इक्वल टू, मैं 5 ही कर देता हूँ। 5 भी आप लोग कर सकते हो और सिंपली आप लोग यहाँ पर रोज़ भी पास कर सकते हो। सही है। सॉरी यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पर जे यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनर लूप में मैंने कौन से वेरिएबल लिए, जे वेरिएबल लिए। सही है। तो यहाँ पर आगे जे प्लस प्लस हो जाएगा और अब वो टेबल का जो फॉर्मेट है वो बना देते हैं। सही है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, 1 ही आएगा, या सिंपली ऐसा कर देते हैं आई मल्टीप्लाई जे कर देता हूँ। सही है। और अब मैं चाहता हूँ कि जब एक टेबल कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाए, तो उसके लिए मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और यहाँ पर एक वो भी डिक्लेयर कर देते हैं, स्टेटमेंट भी लिखते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन सा टेबल है। टेबल ऑफ किस चीज़ का, जो आई में जो भी वैल्यू होगी उसका टेबल हमारे पास होगा। सही। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो इनर लूप है उसमें कौन सी वैल्यू है, आई है, और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। तो देखो, और साथ में मैंने जो ऑपरेशन अप्लाई किया, क्या मतलब आई मल्टीप्लाई जे, के आई में जो भी वैल्यू हो उसको जे के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो जे जो है ना 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इनर लूप है। तो जब 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये लूप से बाहर आएगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना वो कर लेगा, स्पेस छोड़ेगा और उसके बाद दोबारा से आउटर लूप की तरफ चल पड़ेगा। सही है।
तो आउटर लूप में जो है ना दोबारा से एक इंक्रीमेंट होगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आई प्लस प्लस किया है। इसी तरह जे में भी किया, तो फिर से 2 का जो है ना टेबल स्टार्ट होगा, और इसी तरह 3 का अप टू 5 तक ये हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे। सही है। तो अगर मुझे 1 से लेके 5 तक अगर टेबल्स को प्रिंट करना होता है, तो मैं अगर ये नेस्टेड लूप यूज़ ना कर लूँ और सिंपल लूप यूज़ करूँगा, तो फिर मुझे 5 लूप चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो नेस्टेड लूप है उन्होंने काम आसान करके 2 लूप्स में सारा किस्सा ही ख़त्म कर दिया। सही है। इसी तरह अगर हम एक और काम कर देते हैं, इससे थोड़े वो जो शेप्स है उसको प्रिंट कर देते हैं। सही है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर इंट a इज़ इक्वल टू 1। सही हो गया। और a इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 और a प्लस प्लस। सही हो गया। उसके बाद j का आ जाएगा, या कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। मैंने b ले लिया, b इज़ इक्वल टू 1। और कहाँ तक जाएगा? b इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 और b में एक एक इंक्रीमेंट होगा। और मुझे क्या चाहिए? स्टार चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल जो है ना स्टार ही पास करूँगा। अगर आप लोग को 1 2 3 चाहिए, तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने क्या पास करना है? बी पास करना है। वो भी नेक्स्ट प्रोग्राम में देख लेते हैं। एस आउट कर देता हूँ। सिंपल जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो अब आ जाएगा। एक मिनट, चलो इसको हटा ही, यहाँ से इसको प्रिंट एलन को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें लाइन ब्रेक नहीं चाहिए। ये क्या हो गया? यहाँ से कंट्रोल एस, प्रिंट एलन यहाँ पर आ जाएगा। अब देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर 5 नहीं चाहिए हमें, जो है ना कहाँ तक जाना है? ए में जो भी वैल्यू है वहाँ तक जाना चाहिए। सही है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए, क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वली चाहिए। सही है। तो यहाँ पर b इज़ लेस देन आर इक्वल टू a, तो अब सेट आएगा। लेकिन एक काम कर देते, यहाँ से एलन हटा देते, तो अब हमारे पास वो प्रॉपर डायमंड वाला शेप आ गया है। सही है। एक इसको थोड़ा सा और भी अच्छा कर देते हैं, तो देखो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमारे पास बन गया। सही है। लेकिन लेफ़्ट साइड से है। सही है। तो ये था हमारे पास नेस्टेड लूप के। नेस्टेड लूप हमारे पास क्या होते हैं और कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो ज़्यादातर ये आप लोग के प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर देते हैं, और प्रोग्राम को और कम्प्लेक्स, थोड़ा सा कम्प्लेक्स बना देते हैं। लेकिन जो है ना टाइम एग्जीक्यूशन और इन चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस इनका टाइम एग्जीक्यूशन पे होता है, और जो कोड है उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। सही है। अब चलते हैं स्ट्रिंग्स का जो बिल्टअप फंक्शन है उसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग्स में और भी बहुत सारे फंक्शंस है, बिल्टअप फंक्शन, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ बिल्टअप फंक्शन ऐड किए जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लेंथ का क्या काम है। सही है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट इज़ इक्वल टू वेलकम वेलकम टू जावा, ये मैं कर देता हूँ। सही है। और इस पे अब मुख्तलिफ जो फंक्शन है वो अप्लाई कर देता हूँ। सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेंथ फंक्शन है वो देखते हैं। लेंथ ऑफ जो भी टेक्स्ट है इसका हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस और टेक्स्ट डॉट लेंथ करता हूँ। टेक्स्ट डॉट लेंथ कर देता हूँ, तो मुझे ये अब ये वाले जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ मुझे रिटर्न करके देगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो करेक्टर्स है वो कितने हैं? 15 है। एक बात का जहन में एक बात याद रखें, यहाँ पर जो स्पेस है ना वो भी इसके साथ जो है ना काउंट होता जाएगा। सही है। स्पेस को भी ये काउंट कर देता है। सही है। इसके बाद दूसरा जो फंक्शन है वो देखते हैं, वो हमारे पास है डॉट कंटेंट। डॉट कंटेंट का मतलब ये है कि जब भी मैं उस कंटेंट के अंदर एक करेक्टर पास करूँगा या एक वर्ड पास करूँगा, तो वो चेक करेगा कि जो
जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर देख देते हैं, और ये जो है ना बूलियन वैल्यू देगा, ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। कंटेन यस आर नो, सही है। यहाँ पर प्लस और कर देता हूँ टेक्स्ट डॉट कंटेन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जावा पास कर देता हूँ। सबसे पहले एक सही देख देते हैं, एक मिनट, ये क्यों, अच्छा, तो देखो मुझे वहाँ पर जावा जो वैल्यू है वो मिल गई, सही है। सॉरी, कंटेंस, अब रन करके देखते हैं, तो मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई, सही है। एक बार दोबारा से रन करके देखो यहाँ पर मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई। अगर मैं यहाँ पर HTML कर दूँ तो अब फॉल्स मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसमें HTML है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ट्रू फॉल्स वैल्यू मिल गई, सही है। उसके बाद तीसरा कौन सा फंक्शन है, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग को स्लाइसेस में डिवाइड करके वैल्यू दे देते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना एक मिनट रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ सब स्ट्रिंग इज, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग, और मैं चाहता हूँ कि जो एल है वहाँ से लेके ई तक मुझे, या सी से लेके ई तक जो वैल्यूज़ है वो मुझे चाहिए। तो सी का जो इंडेक्स है वो कौन सा है, इसमें इंडेक्स एक नंबर 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2, और सी का जो इंडेक्स है वो क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 3, और आगे 8 लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 कर देता हूँ, सही है। तो अब रन करके देखते हैं, तो देखो कम आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें एक बात और है, ये जो 3 है ना स्टार्टिंग वैल्यू इसका इंक्लूड होगा, और जो लास्ट वैल्यू है वो एक्सक्लूड होगा, सही है। तो यहाँ पर एक्चुअली स्पेस नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर 6 कर लूँ तो अब ये मेरे पास कहाँ तक आएगा, COM तक आएगा, सही है। 3 4 5 ये 3 ऐड हो गए, और जो 6 वाला इंडेक्स है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट वाली वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी, सही है। तो ये था हमारे पास सब स्ट्रिंग। इसके बाद डॉट लोअर और डॉट अपर, ये तो नेम से पता चल रहा है कि जो डॉट लोअर है वो लोअर में कन्वर्ट करते हो, और अपर जो है ना अपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कर देता हूँ लोअर केस, सही है, और यहाँ पर टेक्स्ट डॉट टू लोअर, और साथ में अपर भी कर देते हैं ln, और यहाँ पर कर देता हूँ अपर केस, सही है। और टेक्स्ट को ही अपर में कन्वर्ट करने, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टू अपर केस, सही है। कंट्रोल S, और इसको रन करके देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर ln और वो भी ln, ताकि दोनों, तो देखो ये जो पहला था वो हमारे पास वेलकम टू जावा, ये सारा का सारा लोअर केस में आ गया, और वेलकम टू जावा फिर दोबारा से अपर केस में आ गया, सही है। इसके बाद हमारे पास है डॉट ट्रिम और डॉट रिप्लेस। डॉट ट्रिम का जो फंक्शन है वो यूज़ होता है कि जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है, सही है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सही है। स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वेलकम, और दोबारा से थोड़ा सा और स्पेसेस दे देता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ अब कंट्रोल Z S आउट, और यहाँ पर कर देता हूँ S1 डॉट ट्रिम। तो अब ये जो स्पेसेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा, सही है, देख। और अगर मैं डायरेक्ट S1 को प्रिंट कर लूँ, सॉरी,
यहाँ पर S1 पास कर दूँ तो देख, अब आप लोग देखो यहाँ पर जब मैंने डॉट ट्रिम यूज़ नहीं किया था तो स्पेसेस भी हमारे पास आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने डॉट ट्रिम यूज़ किया तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। सही है। और डॉट रिप्लेस किस लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं कि एक वर्ड को अगर आपने दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो तो फिर वहाँ पर क्या यूज़ होता है? रिप्लेस। सही सुनो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस और टेक्स्ट डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज़ करता हूँ। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जावा को मैं HTML या पाइथन या जो भी आप लोग देना चाहते हो उसके साथ रिप्लेस कर लूँ, तो मैं यहाँ पर जो ओल्ड करेक्टर है उसको मैं कर देता हूँ जावा, और यहाँ से इसको किसके साथ? पाइथन के साथ रिप्लेस करता हूँ। सही है। तो अब मैं जैसे इसको रन कर लूँ तो देखो अब रिप्लेस वेलकम टू पाइथन आ गया। सही है। तो ये था हमारे पास डॉट रिप्लेस का फंक्शन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डॉट ट्रिम डॉट स्प्लिट। सही है। ये बड़ी मज़े की फंक्शन है। मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ? स्ट्रिंग। सही है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वर्ड्स, एक दूसरा वेरिएबल, एक एरे बना देता हूँ। सही है। ये एरे इसलिए बना देता हूँ कि ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, ये मैं एरे में स्टोर करना चाहता हूँ। सही है, वर्ड्स के फॉर्म में। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डॉट ट्रिम और इसके बाद डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। सही है। यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट दोबारा से पास कर देता हूँ। सही है। तो अब इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो वर्ड्स वाला एरे है इसमें ये टेक्स्ट आ गया, लेकिन वेलकम जो है ना 0 इंडेक्स पे, 2 1 इंडेक्स पे, और जावा जो है ना सॉरी जावा हाँ 2 नंबर इंडेक्स पे आ गया। सही है। इंशाल्लाह एरे वाला जो टॉपिक है वो इसके बाद होगा, उसमें आप लोग को इंडेक्सिंग कवर हो जाएगी। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो वेलकम है ये मुझे सिर्फ चाहिए इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग से, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा? वर्ड्स और एरे का जो इंडेक्सिंग नंबर है, यहाँ पर वेलकम कौन सी इंडेक्स पर है? 0 पे, तो मैं यहाँ पर 0 पास कर देता हूँ। और जैसे ही मैं रन कर देता हूँ तो एक मिनट, ये एरर क्यों आ रहा है? आउट ऑफ बाउंड, क्यों आउट ऑफ बाउंड आ रहा है? अच्छा, words is equal to text dot trim dot split। हाँ, ये एरर क्यों आ रहा है? एक मिनट, इसको चेक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एरर आ रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एक्सेप्शन हमें आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एरर ये आ रहा है कि स्प्लिट टेक्स्ट पास नहीं करना, यहाँ पर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब अब इसका मतलब ये हो गया ना, स्प्लिट में मैंने जो स्पेस वाला एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया, तो ये अब ये एरे में जो है ना इस तरह का वर्ड स्टोर होंगे कि जब भी स्पेस आएगा उसके बाद ये क्या करेगा? नेक्स्ट वर्ड को ऐड करेगा। सही है। तो मतलब वेलकम एक ही वर्ड हो गया, अब वेलकम के बाद स्पेस है ना, तो टू जो है ना दूसरा वर्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एरे में वर्ड्स को स्टोर कर लो, लेकिन इस फॉर्मेट में जब भी आपके पास स्पेस आ जाए तो वहाँ पर आपने दूसरा जो भी उसके बाद वर्ड हो तो वो आपने दूसरे इंडेक्स पे स्टोर करनी है। सही है। तो अब मैं जैसे इसको रन कर देता हूँ तो अब वेलकम आ रहा है। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 कर लूँ तो मेरे पास जावा आना चाहिए, तो देखो जावा आ गया। अब अगर मैं 3 कर लूँ तो एरे आउट ऑफ बाउंड वाला एक्सेप्शन मुझे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथ जो है ना वो मैंने लेंथ ज़्यादा दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 और मैं यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ? 3 पास कर रहा हूँ। सही है। तो ये था हमारे पास ट्रिम और डॉट स्प्लिट फंक्शन एट अ टाइम। अब डॉट करेक्टर ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ना ये जो वेलकम ई है इसका मुझे क्या चाहिए? इंडेक्स नंबर चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ? एस आउट, और यहाँ पर कर देता हूँ इंडेक्स, या चलो डायरेक्ट
यहाँ पर कर देता हूँ डॉट टेक्स्ट, सॉरी डॉट करेक्टर टेक्स्ट डॉट करेक्टर 8। मैं चाहता हूँ कि 1 जो इंडेक्स नंबर है उस पे मेरे पास कौन सा करेक्टर पड़ा है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1। तो अब मैं जैसे इसको रन कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर फिर से वो आ रहा है। 1 मिनट, इसको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ। तो ई आ गया, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई का जो इंडेक्सिंग नंबर है वो क्या है, 1 है। तो 1 नंबर इंडेक्स पे जो करेक्टर है टेक्स्ट में, तो वो क्या है, ई है। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करके 15 कर लूँ तो मुझे क्या आना चाहिए, ए। क्योंकि हमने लास्ट यहाँ पर फिर से एक्सेप्शन आउट ऑफ बाउंड 14 कर देते हैं, देखते क्या मिलता है। ए आ गया, सही है। तो यहाँ पर जो लास्ट करेक्टर है वो हमारे पास 14 नंबर जो इंडेक्स है उस पे हमारे पास क्या पड़ा है, ए पड़ा है। और इसका जो इंडेक्सिंग नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा, सही है। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग में जो यूज़फुल फंक्शंस है बिल्टअप हुए थे, और साथ में नेस्टेड लूप्स हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरेज। एरेज का जो टॉपिक है वो आज का लेक्चर है, सही है। तो चलते हैं और एरेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एरेज का काम क्या होता है और जावा में कितने टाइप्स का एरे होते हैं। एरेज एक्चुअली हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, सही है। और जो जावा है वहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं 1D एंड 2D एरे यूज़ कर देते हैं, सही है। और दूसरी बात ये कि एरेज भी हमारे एरेज का जो लेंथ होता है, सही है, तो वो फिक्स होती है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एरे ले लिया, सही, एरे 1 के नाम से आपने एक एरे डिक्लेयर कर दिया और उसका साइज़ आपने रख लिया, फॉर एग्जांपल 10 रख लिया, सही है। और अब चाहते हो कि आप इस एरे 1 का लेंथ जो है ना वो आप इंक्रीज़ करके 12 कर ले। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब आपने उसी एरे को ओवरराइट करना आप चाहते हो, सही है। लेकिन मेमोरी में इस तरह नहीं होता। अगर आप इसी एरे का जो साइज़ है वो 10 से 11 करना चाहते हो, तो ऐसा होगा कि ये जो एरे 1 है ये पहला वाला डिस्कार्ड होगा, मतलब कम्प्लीटली मेमोरी से ख़त्म होगा, और एक दूसरा एरे क्रिएट होगा जिसका लेंथ फिर आपके पास 11 आएगा, सही है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं और एरेज के ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी कर देते हैं कि हमारे पास एरेज में वैल्यू किस तरह स्टोर होती है और किस तरह दिखती है, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एरे बनाना चाहता हूँ। तो एरे का जो डिक्लेरेशन है तो उसको आपने क्या करना है, मतलब डेटा टाइप देनी है, सही है। तो फॉर एग्जांपल मैं एरे को जो टाइप है वो दे देता हूँ इंट, हाँ सही है। और ये जो सिंपल है ओपन ब्रेक स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसका सिंटेक्स है, सही है। और उसके बाद मैं नाम दे देता हूँ AR1 इज़ इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर एंड करके यहाँ पर इसका लेंथ पास कर देता हूँ, सही है। अब इसका जो लेंथ है ना वो मेमोरी में फिक्स हो गया। अब ये जो है ना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो सकता, सही है। अगर आप दोबारा से यहाँ पर कर दे तो इंट AR1 इज़ इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर एंड करके आप 6 लेते हो, तो ये आपके पास फिर पॉसिबल नहीं है, सही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको पहले ख़त्म करना होता है, सही है। तो ये मैंने एक एरे ले लिया, इसका मैंने नाम डिक्लेयर कर दिया AR1 A R R1, और यहाँ पर इसका जो टाइप है वो इंटीजर है, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 6 है, सही है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम 0 से लेके 5 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब वैल्यूज़ तो 6 होंगे लेकिन इनका जो इंडेक्सिंग नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा, सही है। तो इसमें वैल्यूज़ क्या कैसे आप पुट कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह कर ले AR1 और यहाँ पर 0 इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल आप 9 वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, और इसी तरह अप टू 5 कर ले। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो वो किस तरह होता है, आपने यहाँ पर आने दोबारा से मैं एक एरे लेता हूँ AR1 इज़ इक्वल टू,
और यहाँ पर डायरेक्ट इनिशलाइज और डिक्लेरेशन दोनों ही साथ ही कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 9, 12, 35 और 36, सही है, और उसके बाद 34 और लास्ट में सेमी कॉलन। तो ये हमारे पास जो एरे की डिक्लेरेशन और वो है 1 2 3 4 5, एक मिसिंग है वैल्यू, तो 23 कर देते हैं। अब क्या इशू आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या किया है, एरे का जो वो है लार्ज ब्रैकेट है वो हमने नहीं डाला था, सही है। तो ये था हमारे पास एरेज की डिक्लेरेशन और साथ में इनिशियलाइजेशन। अब इसकी वैल्यूज़ अगर आप लोग प्रिंट करना चाहो तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ AR1। तो जैसे ही मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये मुझे मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ये एरे मुझे नहीं देगा। यहाँ देख लो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल और नंबर तो हेक्साडेसिमल में है और आगे से जो है ना @ और इस तरह कुछ और सिंबल आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि इसने मुझे मेमोरी एड्रेस दी है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें ये 6 के 6 वैल्यू चाहिए। तो फॉर लूप लेते हैं और यहाँ पर इंट एक वेरिएबल लेता हूँ आई, सही है। आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू AR1, लेस देन और इक्वल टू AR1 डॉट लेंथ, सही है, डॉट लेंथ। और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, एक एक प्लस भी होगा तो आई प्लस प्लस कर देते हैं और यहाँ पर क्या पास करते हैं, एस आउट, और यहाँ पर AR1 और सेमी कलर में जो आई पास कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ हमारे पास सारे इंडेक्सेस अब आई वेरिएबल में स्टोर हो गए हैं, सही है। तो ये होगा और इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करके अब रन कर देता हूँ। तो देखो पहले मेरे पास क्या आ गया, अच्छा डॉट इक्वल नहीं, यहाँ से इक्वल को हटाना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। क्यों? क्योंकि एरे का जो वो है इंडेक्सिंग नंबर वो 0 से स्टार्ट होगा, सही है। तो यहाँ पर इसका जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 6, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इक्वल भी लगा रहा हूँ, तो मतलब 0 से लेके 6 तक, और एक्चुअली यहाँ पर 0 से लेके 5 तक वैल्यूज़ हैं, सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ से इक्वल हटा दिया, तो अब वो एक्सेप्शन ख़त्म हो गया। तो पहले मेरे पास क्या आ गया, एरे का जो मेमोरी एड्रेस था वो आ गया, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गए, नंबर्स आ गए, सही है। तो ये था हमारे पास 1D एरे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2D एरे। तो 2D एरे में हमारे पास क्या होते हैं, ये 2 लूप यूज़ होंगे, या मतलब हमारे पास 2D एरे में क्या होते हैं, मैट्रिक्स आ जाते हैं, सही है। उसमें मैट्रिक्स में आपके पास रोज़ भी होते हैं और साथ में कॉलम्स भी होते हैं, सही है। तो जब हम 2D एरे बना देते तो वहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ जाते हैं, सही है। तो उसको डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, तो उसका भी कुछ इस तरह है कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट, और 2D एरे चाहिए तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए हो गए और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए, सही है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ नंबर्स, सही होगा, और यहाँ पर न्यू। अब मुझे कितने रोज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 रोज़ चाहिए और 4 कॉलम्स चाहिए, तो ये इसका डिक्लेरेशन मेथड हो गया, सही है। न्यू यहाँ पर इंट, सही हो गया। तो ये था इसका डिक्लेरेशन। अब इसमें वैल्यूज़ किस तरह डालनी है, तो सेम वही मेथड कर लेके नंबर्स और यहाँ पर 0 और फिर 0, उसके बाद आपने क्या है नंबर डालने। फॉर एग्जांपल 0.0 इंडेक्स पे मुझे ये वाला नंबर चाहिए 3, तो मैंने 3 कर लिया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 3 × 4 कर ले तो आपके पास वो आ जाएगा, तो 3 4 और 12, तो मतलब 12 एलिमेंट इस एरे में आएंगे। इसी तरह अगर आपने अप टू वो करने तो 0। अब यहाँ पर मैं ज़ीरो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पहला जो कॉलम है वो तो ज़ीरो है, और उसके बाद आपके पास जो सॉरी रो है वो तो ज़ीरो है, उसके बाद आपके पास जो कॉलम का जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 आएगा, सही है। तो यहाँ पर मैं अब 1 करूँगा, सही है, और उसके बाद 9 में स्टोर कर देता हूँ। और इसी तरह आप लोगों ने अप टू 3 तक जाना है, सही है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए हमारे इसका जो अल्टरनेट मेथड है तो वो किस तरह है कि आप लोग सिंपली क्या कर ले, इंट
आप लोग लूप्स लगा के आप यूज़र से वीडियो लेके वहाँ पर भी स्टोर कर सकते हो। आप लोग को ट्राई कर ले कि वो किस तरह होता है, ताकि आप लोग की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्कोर इज़ इक्वल टू, और अब 2D एरे बना देते हैं। सही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं 2, 3 या 2 लेते हैं तो 4 एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारे पास 2, 3 और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर 4, 5 करते हैं। सही है। और यहाँ पर सेमी कॉलन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास 2D एरे का इनिशलाइजेशन और साथ में डिक्लेरेशन। अब इस वीडियोस को प्रिंट कैसे करने, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली 2 लूप यूज़ होंगे। जो इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, नेस्टेड लूप डिस्कस किया। तो असल में नेस्टेड लूप का जो एक्चुअल यूज़ है वो यहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2D एरे आ गए और अब इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होंगे, नेस्टेड लूप यूज़ होंगे। तो इसको किस तरह प्रिंट करने, सबसे पहले आपने फॉर लूप लगाने। फॉर लूप, इनर लूप मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ रोज के लिए यूज़ होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, और आई कहाँ तक जाएगा, इस स्कोर का जो लेंथ है वहाँ तक जाएगा। सही है। स्कोर डॉट लेंथ। सही हो गया। और आगे से आई को प्लस प्लस भी करना है। सही है। इसके बाद अब जो एलिमेंट्स है वो एक्चुअली हमारे पास कहाँ पर है, कॉलम में है। तो एक और लूप लगेगा और वो किस लिए यूज़ होगा, कॉलम के लिए। सही है। तो जे इज़ इक्वल टू 0, और जे कहाँ तक जाएगा, जो आई में जो भी वैल्यू होगी वहाँ तक जे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जे लेस देन, सिंपली मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्कोर, और यहाँ पर पास कर देता हूँ 0। अगर आप लोग पास करना चाहते हो या आई पास करना चाहते हो वो आप लोग की मर्ज़ी। डॉट लेंथ। अब इसका मतलब ये है ना कि नंबर ऑफ रोज़ जितने हैं वहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाए, और ये जो चीज़ है इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं वहाँ तक ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सही है। जे प्लस प्लस, और इसके बाद क्या करना है, एस आउट, और अब स्कोर, उसके बाद आई, और जे इंडेक्स पे जो जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट में शो कर ले। सही है। और यहाँ पर ये मैंने लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किए। तो देखो 2, 3 और साथ में हमारे पास 4, 5 आ गया। एक काम करते हैं, चलो हाँ ये यहाँ से ये एलन हटा देते हैं तो अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो 2, 3 और साथ में वो आ गया। सही है। एक प्लस, और यहाँ पर ये करते हैं। सही है, ताकि थोड़ा सा स्पेस भी आ जाए तो अच्छा लगेगा। 2, 3 और 4, 5। तो ये था हमारे पास कौन सा 2D एरे हो गया। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि एक एरे ले लूँ और 1D एरे ले लूँ, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हैं उसको सबको ऐड में कर लूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इंट और यहाँ पर मार्क्स कर देता हूँ। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा, इज़ इक्वल टू न्यू, सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल 34, 45, 23, 56, इस तरह भी आप लोग कर सकते हो। मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट आप एंड से पहले या मार्क्स के बाद दोनों तरह आप लोग लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रोग्रामिंग ये है कि एंड के बाद लग जाए तो अच्छा होता है। सही है। लेकिन खैर मैंने बता दिया, अब आप लोग की मर्ज़ी है जहाँ पर भी आप लोग लगाना चाहते हो। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, सम करके इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ। सही है। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा वेरिएबल लूँगा और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डबल, सॉरी, हाँ डबल ही कर देता हूँ। डबल, इसको भी डबल कर देते ताकि फिर हमें बाद में टाइप कास्टिंग में मसला ना आ जाए। सही है। डबल, और यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू, फ़िलहाल के लिए मैंने 0 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, फॉर लूप के थ्रू इनको मैंने क्या करना है, ऐड करना है। सही है।
फॉर लूप क्यों यूज़ होगा, क्योंकि मुझे इन चेक ये जो 4 वैल्यूज़ है इन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर इंट के इज़ इक्वल टू 0 और के इज़ लेस देन मार्क्स क्या डॉट लेंथ आ जाएगा, सही है। और के प्लस प्लस भी होगा, एक एक इसमें इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अब करना ये है कि जो सम है इसमें क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो सम इज़ इक्वल टू सम प्लस मार्क्स, और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आएगा, के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी इंडेक्सिंग जो भी नंबर है वो के अंदर स्टोर हो गए, सही है। अब इसके बाद क्या है कि हमें एवरेज भी निकालनी है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डबल, और AVG इज इक्वल टू सम, सही होगा, सम डिवाइडेड बाय, अब क्या आएगा, एवरेज हम किस तरह निकाल देते, सारी वैल्यूज़ को एक बार में प्लस कर देते और इसके बाद जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको सबसे पहले क्या करते थे, सम कर देते, और जो भी नंबर हमारे पास है उस पर डिवाइड कर देते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, और ये कितनी एलिमेंट्स है, 4, तो 4 पे डिवाइड कर लेंगे। तो डायरेक्ट आप लोग 4 भी लिख सकते हो, और ये भी कर सकते हो कि मार्क्स डॉट लेंथ, इस पे आप लोग डिवाइड कर ले। तो मार्क्स डॉट लेंथ का मतलब क्या होगा कि मार्क्स का जो लेंथ है तो वो हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 पे डिवाइड हो जाएगा, सही है। और लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ, एस आउट AVG एवरेज कर देता हूँ, सही है। कंट्रोल एस के साथ सेव, और इसको मैं जैसे ही रन कर देता हूँ तो 39.5 मुझे इसने आंसर दे दिया। आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर चेक भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली करेक्ट होगा, सही है। तो ये था हमारे पास 1D और 2D एरे का कॉन्सेप्ट। इसी तरह आप लोग मल्टीपल प्रोग्राम इस एरे के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, सही है। तो ये था, जस्ट मैंने टच दे दिया कि आप लोग एरे 1D एरे किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, 2D किस तरह कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक दो प्रोग्राम्स आप लोग को करवा दिया, बाकी आप लोग नेट से मल्टीपल एग्जांपल देख के सॉल्व कर सकते हैं, सही है। तो ये था हमारे पास एरेज का कंसेप्ट। अब चलते हैं फंक्शन की तरफ, ताकि हमारा जो बेसिक पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए, सही है। तो फंक्शन का काम क्या है और किसके यूज़ होते हैं, सही है। फंक्शन एक्चुअली क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रोग्राम है वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उसको इजी बना देते हैं। और दूसरी बात ये कि जो फंक्शन है वो कोड को रीयूजेबल बना देते हैं, मतलब रीयूजिबिलिटी फंक्शन के थ्रू आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम जब हमारे पास आ जाता है, सही है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, एक चंक्स में डिवाइड करके वो चंक्स के फंक्शन बना देते हैं, और जहाँ पर हमें उस फंक्शन की ज़रूरत होती है तो जस्ट हम उसका नेम कॉल करके वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट हमारी होती है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मेथड क्या है, तो आप लोगों ने अगर फंक्शन बनाने, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ एडिशन वाला, सही है। तो वो मेरा जो मेन क्लास है वो ये है, तो इसके अंदर ये पब जो वाइड मेन है इससे बाहर, और इसी क्लास के अंदर मुझे फंक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा, सही है। अब फर्दर फंक्शन के हमारे पास दो टाइप्स है, एक हमारे पास होते हैं फंक्शन विद पैरामीटर, और एक हमारे पास होते हैं विदाउट पैरामीटर। फंक्शन विदाउट पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो हम कॉलिंग के दौरान हम उसको कोई पैरामीटर असाइन नहीं करते, मतलब वो हमसे कोई पैरामीटर नहीं मांगता। और जो विद पैरामीटर होते तो वो कॉलिंग के दौरान हमसे वैल्यूज़ मांगेगा, मतलब वही पैरामीटर हमने जितने भी पास करवाने होते वही हमसे मांगेगा। तो एक एक एग्जांपल उसके थ्रू फंक्शन विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर करते हैं, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, जो सम एडिशन वाला जो फंक्शन एडिशन वाला एक प्रोग्राम बना देता हूँ, और वो किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर पब्लिक, और मैं कर देता हूँ वाइड, सही है। वाइड का मतलब ये है कि ये फंक्शन मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सही है। तो इसलिए इसका मैंने टाइप रख लिया वाइड, और इसको मैं कर देता हूँ सम, सही है। तो ये था हमारे पास जो फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है, मतलब जो सिंटैक्स भी आप लोग बोल सकते हैं। तो वो जावा में कुछ इस तरह है कि आप लोगों ने क्या लिखना है, पब्लिक और आगे उसका टाइप लिखना है। तो मैंने यहाँ पर वाइड लिख लिया, और फिर बाद में जो है फंक्शन का नेम, और ये जो ब्रैकेट्स है ये किसके लिए यूज़ होते हैं,
ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करते और यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो अब पहले जो है ना विदाउट पैरामीटर देखते और बाद में विद पैरामीटर। यहाँ पर मैं एक दो वेरिएबल लेता हूँ, एंट ए इज़ इक्वल टू 90 कर देता हूँ, और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, एंट बी इज़ इक्वल टू, इसको भी मैं 90 कर देता हूँ, और यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ, एंड सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने कर दिया, सही है। और एस आउट यहाँ पर सम कर देता हूँ, सही है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। अब मैं जैसे कोड को रन कर लूँ ना, तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। देखो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, इवन मैंने यहाँ पर एस आउट सम किया है, लेकिन आंसर में मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मैं इसको मेन में कॉल नहीं करूँगा। तो फंक्शन कॉलिंग हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर मैं फंक्शन कॉलिंग लिखता हूँ, सही है। तो फंक्शन को आप लोग किस तरह काट सकते हो, सिंपल फंक्शन का जो नेम है वो आप लोगों ने मेन के अंदर लिखना है, सही है। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन का नेम क्या है, सम। तो मैं जैसे ही सम लिखूँ और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दूँ, तो मेरा जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। एक मिनट, एरर क्यों आ रहा है, लेट्स सी, स्टैटिक, अच्छा पब्लिक, अच्छा दूसरी बात है, यहाँ पर आप लोगों ने स्टैटिक भी लिखना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास स्टैटिक है और ये आगे से मेरा जो फंक्शन है वो मेरे पास स्टैटिक नहीं है। एक मिनट, सॉरी, उधर नहीं, क्लास नहीं, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, सही है। अब जो एरर था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो मेन मेथड है वो हमारे पास स्टैटिक है, और यहाँ पर जो मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब जो डिफिनीशन है और इनिशलाइजेशन सब कुछ है, वो मैंने सिर्फ पब्लिक किया, तो इसलिए मुझे एरर आ रहा था। तो इसको भी मैंने स्टैटिक बना दिया, तो अब ये जो एरर था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ही फंक्शन कॉल हो सकते हैं, सही है। अब कंट्रोल एस करके इसको रन करके देखे तो 180 मेरे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास जो है ना फंक्शन विदाउट पैरामीटर, सही हो गया। तो सिंपली आप लोग इसके थ्रू इसी सेंटेक्स को फॉलो करके मुख्तलिफ एग्जांपल आप लोग कर सकते हो। बिल, यूटिलिटी बिल भी आप फंक्शन के थ्रू जनरेट कर सकते हो, अपना बिल भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज भी आप लोग कैलकुलेट सकते हो, और अपनी मार्क्स की जो हमने वो छोटा सा कैलकुलेटर बनाया था प्रोजेक्ट के थ्रू, प्रोजेक्ट जो सिंपल प्रोजेक्ट था वो बनाया था, तो वो भी आप लोग फंक्शन के थ्रू कर सकते हो इजीली। जितने भी हमने जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में या जो हाँ बेसिक प्रोग्रामिंग में जितने भी कोड हमने पढ़े, आप लोग सिंपली क्या कर लो, फंक्शन नेम डिक्लेयर कर लो, और सारा का जो सारा कोड है वो इसी के अंदर आप लोग डाल दो, तो आपके पास एग्जीक्यूट होगा, सही है। तो सारा का सारा कोड आप लोग इसी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सेंटेक्स यही है, सही है। तो आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगा। अब चलते हैं किसकी तरफ, फंक्शन विद पैरामीटर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना यूज़र से एक नंबर ले लूँ और उसी नंबर का मैं टेबल प्रिंट कर लूँ, लेकिन ये सारा का सारा काम किसके थ्रू हो जाए, फंक्शन के थ्रू। तो लेट्स ट्राई दैट वन। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिक, और इसको भी मैं स्टैटिक और वाइड ही कर देता हूँ कि कुछ रिटर्न ना कर ले, सही है, वाइड। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेबल, और इसको मैं पास कर देता हूँ एंट ए। अब मैं जैसे ही इस फंक्शन को यहाँ पर नीचे कॉल करूँगा ना, देखो यहाँ पर मैं जैसे ही टेबल कर देता हूँ ना, तो आगे से ये मुझसे एक पैरामीटर मांग रहा है, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको एक पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पर एक्चुअली मुझसे वो पैरामीटर मांग रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मेन से एक वैल्यू भेजूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस वेरिएबल के थ्रू तो वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़र से एक नंबर ले लूँगा, वो फंक्शन को पास करूँगा, और उसी नंबर का फिर आगे मुझे टेबल शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने स्कैनर बनाया ना, तो इसी स्कैनर के थ्रू मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट ए इज़ इक्वल टू ए सी डॉट नेक्स्ट एंट, और यहाँ पर एक मैसेज भी शो होना चाहिए, एस आउट
enter a number to display the table of that नंबर। ये मैसेज मैं यूज़र को शो कराना चाहता हूँ, सही है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बात का आप लोगों ने बात जहन में डालनी है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल आप यूज़ करोगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर यूज़ होगा, वो यहाँ पर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, सही है। और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो इसी फंक्शन के थ्रू इसी फंक्शन के अंदर यूज़ होगा, यहाँ पर उसको आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं या वेरिएबल जो हम इसके अंदर पास करते तो वो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं, और यहाँ पर ये जो पैरामीटर है इसको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, सही है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ये वाला ए जो है ना, ये इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, पास करूँगा, सही है। ये यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब आगे इस वीडियो का मुझे क्या करना है, वो प्रिंट करना है, टेबल प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन और इक्वल टू 10 तक मुझे टेबल प्रिंट करना है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ i प्लस प्लस। अब क्या करना है, एस आउट, और जो भी वैल्यू आ जाएंगी उसी का मुझे टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, i मल्टीप्लाई और ये वाला पैरामीटर मतलब ये वाला वेरिएबल, सॉरी यहाँ पर ए, सही हो गया। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर एस आउट, इसको मैं यहाँ से एलन हटा देता हूँ, सही है। एक मिनट, यहाँ से नहीं, यहाँ एलन सही है, क्योंकि हमारे पास दो लूप यूज़ नहीं हो रहे। तो अब मैं जो भी नंबर यहाँ पर एंटर करूँगा तो क्या होगा, वो इस फंक्शन को पास होगा। और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, एक फॉर लूप यूज़ हो रहे जो क्या करते उसी नंबर का क्या कर रहे, 1 से लेके 10 तक टेबल ही प्रिंट कर रहे। तो कंट्रोल एस करके इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कर देता हूँ। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखो 0 से लेके 10 तक हमारे पास जो टेबल था वो प्रिंट हो गया। तो ये था हमारे पास फंक्शन विद पैरामीटर। तो आई थिंक इट्स इनफ। ये था हमारे पास बेसिक जावा, जिसमें हमारे पास जो है ना सारे टॉपिक्स कवर हो गए, वेरिएबल्स भी आ गए, साथ में ऑपरेटर्स भी आ गए, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लूप्स भी आ गए, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी आ गई। लूप्स में जितनी भी लूप्स थी, 3 लूप्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग जो वेरिएबल था उसके ऊपर हमने मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म किए, वो भी ख़त्म हो गए अल्लाह के फजल से। और आज का जो वो था वो हमारे पास 1D एरे और 2D एरे भी हो गया और फंक्शन भी हो गया। तो यहाँ तक था हमारे पास जावा का बेसिक। इसके अलावा अगर एक दो टॉपिक रह गए तो मैं देख लूँगा, वरना आई थिंक ये हमारे पास जावा यहाँ तक इसका बेसिक होता है, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो हमारे पास होगी जावा का जो ऊप है, वो हम उसमें इंशाल्लाह कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट कर ले, और साथ में अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर कर ले। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो वो कमेंट्स में देख लूँगा और वहाँ पर भी आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।